I know what trending is better than anybody in the world. I've been trending my whole life. From the day I was born, I've been trending. इमेजिन करो कि एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि मुझे ये पूरा आइलैंड खरीदना है। ना 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 फ्लैट ना ही बिल्डिंग, पूरा का पूरा ग्रीन लैंड। और ट्विस्ट ये है कि सिर्फ रियल एस्टेट फैंटेसी नहीं है, इसके पीछे है मिसाइल्स, रेड अर्थ मिनरल्स, चाइना को चेकमेट करने का प्लान और ट्रम्प का एक डार्क पैटर्न जो वो चाइना, यूरोप, इंडिया, मेक्सिको सबके साथ यूज कर चुका है। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ट्रम्प ग्रीनलैंड क्यों लेना चाहता है, बल्कि ये भी एक्सपोज करेंगे कि वो अपने टारगेट्स चूज कैसे करता है और नेक्स्ट नंबर किसका हो सकता है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक क्रेजी हेडलाइन है तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस स्टोरी के पीछे 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा पावर गेम छुपा हुआ है। मैं विशाखा गुप्ता और आप देख रहे हैं सूत्र। यहाँ हम खबरों को शोर से दूर और समझ के साथ देखने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। It is my honor to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. Now, who is Trump? कुछ टाइम पहले मुझे रियलाइज हुआ जितना ज्यादा अटेंशन डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है उतना एक्चुअली मुझे उसकी लाइफ के बारे में पता ही नहीं है। कैसे वो दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों में से एक बना और उसकी जर्नी हमें ये क्या बताती है वो असली में क्या चाहता है और वो ऐसा क्यों है जैसा वो आज है। तो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं, उसके बचपन से लेके प्रेसिडेंट बनने तक के एक कॉम्प्लेक्स क्लियर ब्रेकडाउन। डोनाल्ड ट्रंप 1946 में क्वींस, न्यूयॉर्क में पैदा होता है। 5 बच्चों में बीच वाला बेटा। उसके फादर फ्रेड ट्रंप एक हार्डकोर रियल एस्टेट डेवलपर थे जो ब्रुकलिन, क्वींस में और लो मिडिल इनकम हाउसिंग बनाते थे और उनका फोकस था हार्डवर्क, डिसिप्लिन और जीतना एट एनी कॉस्ट। छोटे डोनाल्ड ट्रंप को बचपन से ही सुनाया जाता था कि तुम विनर बनोगे, किंग बनोगे। टीचर्स के हिसाब से वो बच्चा था जिसे ऑल द टाइम अटेंशन चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करेगा। अपने म्यूजिक टीचर को मुक्का तक दे मारेगा क्योंकि उसके हिसाब से टीचर को म्यूजिक नहीं आता। उसके फादर उनको कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लेके जाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं और उनके दिमाग में ये डाल देते हैं कि लाइफ एक कंपटीशन है, जीतो वरना तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। मिलिट्री एकेडमी एग्रेशन को शेप मिलती है। 13 साल की एज में डोनाल्ड को न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया जाता है। फुल टाइम बोर्डिंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फिजिकल पनिशमेंट, रैंक्स, मेडल्स, हायरार्की। यहाँ ट्रंप को एक ऐसी दुनिया मिल जाती है जहाँ अग्रेशन, कॉम्पिटिटिवनेस और औरों से अपनी बात मनवाना रिवॉर्ड होता है। वो कैप्टन बनते हैं, मेडल्स जीतते हैं और क्लासमेट से हमेशा एक ही बात करते हैं, मैं फेमस बनूंगा। ये किसी बॉलीवुड मूवी का स्क्रिप्ट लग रहा है, लेकिन ये था ट्रंप का बचपन। यहीं से उनकी पर्सनालिटी के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स देखने लगते हैं। जीतना चाहे जो हो जाए, हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहना, रूल्स को अपने हिसाब से बेंड करके भी विन को जस्टिफाई कर लेना। कॉलेज के लिए वो वॉटन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जाते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस पढ़ते हैं। वियतनाम वॉर चल रहा होता है, एजुकेशनल और फिर मेडिकल डिटरमिनेंट्स की वजह से वो ड्राफ्ट से बच जाते हैं और डायरेक्टली फादर के रियल एस्टेट बिजनेस में घुस जाते हैं। यहाँ उनके पास कैपिटल भी है, कनेक्शंस भी है और फैमिली का नाम भी है। लेकिन क्वींस, ब्रुकलिन के मिडिल क्लास रेंटल्स उनको ग्लैमरस नहीं लगता। उनको चाहिए प्रेस्टीज, इसलिए उनकी नजर पड़ती है मैनहट्टन पर। मैनहट्टन उस टाइम डिक्लाइन पे होता है, क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लेकिन ट्रंप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो कमोडोन होटल जैसे प्रोजेक्ट्स को लेके उसको फ्लैशी होटल्स में कन्वर्ट करते हैं, टैक्स ब्रेक्स और डील लेते हैं और फिर आता है उनका सिंबल, ट्रंप टावर। ट्रंप टावर सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एक स्टेटमेंट है। मार्बल, गोल्ड, वाटरफॉल, लग्जरी मॉल, ऊपर उनका खुद का पैलेस जैसा पेंट हाउस। यहाँ ट्रंप को समझ आता है कि रियल प्रोडक्ट सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ट्रंप नाम खुद एक प्रोडक्ट है। लोगों को फैंटेसी बेचनी है, सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट, सबसे लग्जरियस। न्यूयॉर्क टाइमलाइन से वो एक टाइप का गेम खेलते हैं। रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, डिवोर्स, स्कैंडल्स, सब चीजें हेडलाइंस बनती हैं। पर ट्रंप के लिए नेगेटिव कवरेज भी एसेट बन जाती है।
क्योंकि उनका रूल सिंपल है, जब तक मेरा नाम न्यूज में है मैं जीत रहा हूं। वो अपने बारे में स्टोरीज प्लान करते हैं, कभी फेक नाम से जर्नलिस्ट को कॉल करके अपनी ही नेटवर्क के या डेटिंग लाइफ के रूमर स्प्रेड करते हैं ताकि उनका लार्जर देन लाइफ इमेज और स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ उनकी एक और स्किल क्लियर होती है, वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से ज्यादा एक शोमैन, मार्केटर और स्टोरी टेलर है। 1980 से 2000s के बीच ट्रंप का नाम बिल्डिंग्स, कसिनोज, एयरलाइंस, कोर्सेज, बॉटल वाटर्स हर जगह दिखने लगता है। इनमें से बहुत सारे बिजनेसेस फेल होते हैं, बैंकरप्सीज भी होती हैं, लेकिन उनका पर्सनल नैरेटिव यही रहता है, आई एम अ विनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो हर जगह अपना नाम लाइसेंस करते हैं। हर चीज में उनका पैसा डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में लगता है कि वो सब कुछ ओन करते हैं। यहां से उनका बिगेस्ट एसेट बनता है ब्रांड ट्रंप, जो मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए एक एस्पिरेशनल फैंटेसी हो जाता है। एक ऐसा आदमी जो ब्लंट है, रिच है, फ्लैशी है और फिर भी अपना लगता है। 2004 में द अप्रेंटिस आता है। At first, Trump didn't realize what a phenomenon the show would be. The new reality TV series The Apprentice brings together 20 ambitious contestants hoping to survive in New York's corporate jungle. Donald Trump and Mark Burnett, good morning. Nice to see you guys. Hello, Katie. Why? I have absolutely no idea. But यहाँ ट्रम्प टीवी पर एग्जैक्टली वो रोल प्ले करते हैं जो वो रियल लाइफ में बनना चाहते थे। टफ, डिसाइसिव बॉस जो लोगों को यू आर फायर्ड बोलता है। शो हिट हो जाता है, उनकी नेशनल पॉपुलैरिटी दोबारा एक्सप्लोड करती है और उनका इमेज सेटल हो जाता है। सक्सेसफुल, डील मेकर, स्ट्रेट टॉकर, नो नॉनसेंस लीडर, इसी इमेज पे बाद में वो पॉलिटिक्स में जंप करते हैं। एक आउटसाइडर जो कहता है कि मैं सिस्टम को ठीक करूंगा, लेकिन एक्चुअली वो वही स्किल यूज कर रहे होते हैं जो उन्होंने डिकेड से पॉलिश किए थे। नैरेटिव कंट्रोल, पब्लिक को सिंपल इमोशनल मैसेज भेजना, जीत को सबसे ऊपर रखना, चाहे फैक्ट्स या नॉर्म्स कुछ भी कह रहे हो। अब ये सब चीजें सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं रहती। यही माइंडसेट उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनके ग्लोबल डील्स और उनकी दुनिया के मैप को देखने का तरीका भी डिफाइन करता है। ट्रम्प दुनिया को एक रियल एस्टेट स्टाइल नेगोशिएशन टेबल की तरह देखते हैं, जहां टेरिटरीज, सिक्योरिटी और क्लाइमेट जैसे इश्यूज भी कभी-कभी डील या प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में रिड्यूस हो जाते हैं। और इसी जगह पर ग्रीनलैंड एंटर करता है, एक ऐसा रीजन जो क्लाइमेट क्राइसिस, जियोपॉलिटिक्स, चाइना यूएस कंपटीशन, नाटो सिक्योरिटी और नेचुरल रिसोर्सेज का परफेक्ट इंटरसेक्शन बन जाता है। अभी तक दी गई जानकारी से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड क्या है, क्यों इतना स्ट्रेटेजिक है और कैसे एक प्रेसिडेंट का डील मेकिंग माइंडसेट भी इस ठंडा दूर आइलैंड को ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पे ले आता है। कुछ देर पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक डील शीट की तरह देखते हैं, जहां लैंड, पावर और रिसोर्सेज एक नेगोशिएशन का पार्ट बन जाते हैं। और इसी लेंस से जब वो ग्लोब को देखते हैं तो नेचुरली उनकी नजर उन जगहों पर पड़ जाती है जहां फ्यूचर का पावर बैलेंस डिसाइड होगा। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जो एक तरफ से क्लाइमेट क्राइसिस का सिंबल है और दूसरी तरफ से फ्यूचर ट्रेड राउट्स, रेयर मिनरल्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सेंटर बन रहा है, और जिसको कुछ लोग सिर्फ मैप्स पे एक बड़ा सा सफेद टुकड़ा समझकर इग्नोर कर देते हैं। यहीं से स्टोरी ग्रीनलैंड की शुरू होती है। सो अब थोड़ा फ्रेम सेट करते हैं। सोचो प्लैनेट का टॉप आर्कटिक, जहां पहले सिर्फ बर्फ थी, साइलेंस था और इन्यूट कम्युनिटीज की लाइफ चल रही थी। अब वही जगह धीरे धीरे मेल्ट हो रही है और लिटरली एक नया ओशन जन्म ले रहा है। और रूल सिंपल है, जिसने ओशंस कंट्रोल किए उसने पावर कंट्रोल की। मैं आपको लिटरली इमेज के थ्रू ले जाना चाहती हूँ। सोचो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जहाँ के कोस्टल टाउन्स के आसपास पुराने अमेरिकन मिलिट्री रेडार्स, कोल्ड वॉर टाइम के बेसिस, रस्टेड डिशेस और अबैंडन्ड बिल्डिंग्स पड़े हैं, जैसे किसी पुरानी वॉर मूवी का सेट हो। ये सब तब बनाया गया था जब यूएस को लगता था कि सोवियट्स आर्कटिक से अटैक कर सकते हैं।
लेकिन उन्होंने एक रेडार चेन बनाई थी जो नॉर्थ से आने वाले मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर सके। कोल्ड वॉर खत्म हुई, सोवियत यूनियन गिर गया और अमेरिका ने इनमें से कई बेसेस और पुराने टाउन्स को लिटरली $1 में ग्रीनलैंडिक सरकार को वापस दे दिया, क्योंकि उनको लगा थ्रेट खत्म, आर्कटिक अब स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज ने पूरी इक्वेशन बदल दी है। ये जो बर्फ का ओशियन था वो आज बाकी प्लैनेट के कंपैरिजन में 4 टाइम्स फास्टर वार्म हो रहा है। 1980s के मिनिमम आइस लेवल्स और आज के मिनिमम आइस लेवल्स को अगर साइड बाय साइड देखें तो डिफरेंस इतना ज्यादा है कि आपको समझ आ जाता है ये सिर्फ क्लाइमेट स्टोरी नहीं है, ये पावर स्टोरी है। जहां लिक्विड ओशियन होगा वहां नए शिपिंग रूट्स खुलेंगे, नए रिसोर्सेज एक्सेसिबल होंगे, नए मिलिट्री चोक पॉइंट्स बनेंगे और नेचुरली नए कॉन्फ्लिक्ट्स और कंपटीशन आएंगे। कनाडा अपनी टेरिटरी से कट होता हुआ सी रूट क्लेम कर रहा है। रशिया अपने आर्कटिक कोस्ट के सामने का ऑलमोस्ट सारा ओशियन अपने बताने की कोशिश कर रहा है। यूएस बिलियंस लगा के आइस ब्रेकर फ्लीट और आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है और चाइना रशिया के साथ मिलकर आइस सिल्क रोड जैसे कॉन्सेप्ट्स पुश कर रहा है। और जब ये सारे प्लेयर्स ऊपर देखते हैं तो एक जगह सबके कॉमन रेडार पर आ जाती है, ग्रीनलैंड। और यही एक ऐसा आदमी जो हर चीज को सिर्फ बिजनेस डील समझता है, कैजुअली दावा करता है कि यूएस ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है। तो वो रैंडम जोक नहीं लगता, वो एक्चुअली इस पूरी स्टोरी का लॉजिकल एक्सटेंशन लगता है। अभी के लिए ग्रीनलैंड का सीन ऑफिशियली ठंडा हो चुका है, कम से कम सरफेस पर। ट्रंप ने अग्रेसिव स्टेटमेंट, टोटल एक्सेस टाइप कमेंट्स, मिलिट्री ऑप्शन की हिंट ने डेनमार्क, ईयू और नेटो के अंदर अच्छी खासी टेंशन क्रिएट कर दी थी। जहां डैनिश पीएम ने तो ये तक कह दिया था कि अगर यूएस किसी नेटो एलाई यानी ग्रीनलैंड या डेनमार्क पर फोर्स यूज करता है तो नेटो खत्म समझो। इस क्राइसिस को कूल डाउन करने के लिए जो फ्रेमवर्क डील अनाउंस हुई उसका बेसिक जस्ट ये था कि सॉवरेनिटी क्लियर लाइन है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर ही रहेगा, इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं। यूएस को आर्कटिक सिक्योरिटी के नाम पर ग्रीनलैंड में बहुत वाइड मिलिट्री एक्सेस मिलेगा, मिसाइल्स, रेडार, स्पेस लिंक्ड डिफेंस, ट्रेनिंग, बेसिस, अपग्रेड सब नेटो के फ्रेमवर्क के अंदर। बदले में नेटो एलाई स्पेशली यूरोप आर्कटिक में रशिया और चाइना को कंटेन करने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और माइनिंग राइट्स, रिसोर्स पे चाइना जैसे नॉन आर्कटिक प्लेयर्स को दूर रखने की कोशिश करेंगे। ऑन पेपर डेनमार्क, ग्रीनलैंड बोल सकते हैं सॉवरेनिटी सेफ है, नेटो बोल सकता है अलायंस यूनाइटेड है, ट्रम्प बोल सकता है नो कॉस्ट पर फुल एक्सेस मिल गया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये नहीं कि डील क्या है, बल्कि ये कि ये पूरा क्राइसिस बना ही कैसे। यहां से हम दोबारा ट्रम्प की तरफ वापस आते हैं। पैटर्न बार बार रिपीट होता है। पहले एक बोल्ड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जैसे किसी कंट्री या टेरिटरी के बारे में शॉक वैल्यू वाली बात, फिर उससे टेंशन, कंट्रोवर्सी, मीडिया स्टॉर्म, एलाइज को प्रेशर और फिर उसके औस से एक डील निकालने की कोशिश जहां वो खुद को विनर डिक्लेयर कर सकते हैं चाहे ग्राउंड रियलिटी कितनी भी मैसी हो। अगला सेगमेंट इसी पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा। ट्रंप ऑलमोस्ट हमेशा एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, एक ऐसी डिमांड जो पहले दिन से रियलिस्टिक नहीं लगती। ग्रीनलैंड के केस में भी उन्होंने सीधा यह कह डाला कि आइलैंड खरीदना है और 2026 आते आते टैरिफ्स के थ्रेट के साथ कंप्लीट परचेस ऑफ ग्रीनलैंड को यूएस स्टैंस बना दिया। यह पैटर्न नाफ्टा यूएसएमसीए टॉक्स, चाइना के साथ ट्रेड वॉर और नेटो एलाइज से पे अप डिमांड में भी दिखता है। पहले थ्रेट, फिर स्कोप इतना बड़ा कि दूसरी साइड शॉक ही हो जाए। दूसरा स्टेप होता है प्रेशर कुकर बनाना। यहाँ आते हैं टैरिफ्स, विथड्रॉल थ्रेट्स या फिर पब्लिक ह्यूमिलिएशन। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने जनवरी 2026 में अनाउंस किया कि डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड जैसे यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगेगा, जो बाद में 25% तक जा सकता है। ऐसा ही चाइना के साथ ट्रेड वॉर में किया, पहले 100% तक टैरिफ्स की बात और फिर जब बीजिंग ने कुछ कंसेशंस दिए तो फिर समझौता। नेटो और यूरोप के केस में बार बार कहना कि अगर एलाइज रशिया को फेस करने के लिए ज्यादा पे नहीं करेंगे तो यूएस कमिटमेंट वीक होगा। इंडिया के केस में लगातार अपनी स्पीचेस में एक तरफ मोदी की बड़ाई करना
अपना दोस्त बताना और फिर घुमा फिरा कर नए टैरिफ्स लगाना ट्रम्प की स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है। इंडिया को इसके चलते रशिया से सस्ते तेल इंपोर्ट को कम करना पड़ा और यूएस से इंपोर्ट बढ़ाने पड़े। तीसरा स्टेप, जब टेंशन पीक पे हो तो वो थोड़ा पीछे हटकर एक विन डिक्लेयर करता है। डेवोस 2026 में एग्जैक्टली यही हुआ। नेटो चीफ मार्क रूट के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने बोला कि ग्रीनलैंड और एंटायर आर्कटिक रीजन पर एक फ्रेमवर्क फॉर अ फ्यूचर डील बन गया है और यूरोप पर लगने वाले टैरिफ्स को वो स्क्रैप करेगा। रियलिटी, ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी सेल के लिए नहीं रखी गई। एग्जिस्टिंग यूएस नेटो सिक्योरिटी कोऑपरेशन को ट्वीक या एक्सपैंड करने की बात हुई। 1951 वाले ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने और आर्कटिक सिक्योरिटी को रीइंफोर्स करने जैसे पॉइंट्स डिस्कस हुए। ट्रंप का तरीका सिंपल है, आई वाज टफ एंड दैट इज हाउ आई गॉट अ ग्रेट डील। यही पैटर्न यूएसएमसीए नाफ्टा 2.0, चाइना ट्रेड पॉज और इवन कुछ रशिया रिलेटेड सैंक्शंस रिटोरिक में भी देखा गया। पहले ब्रिकमैनशिप, फिर पार्शियल रोल बैक, जिसको फिर फुल विक्ट्री के रूप में पैकेज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रंप किस टाइप का टारगेट चूज करता है। ट्रंप जनरली 3 टाइप के टारगेट्स पिक करता है जहां सिंबॉलिक विक्ट्री मिल सके, मेक्सिको वॉल, ग्रीनलैंड एंड टैरिफ्स ऑन चाइना, जहां पावर इंबैलेंस उसके फेवर में हो, जैसे नाटो एलाइज जो यूएस सिक्योरिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट करते हैं, और जहां इकोनॉमिक टूल्स से प्रेशर बन सकता हो, जैसे इंडिया, रशिया। ट्रंप को समझने के लिए हर स्टेटमेंट पर रिएक्ट करना काफी नहीं है, पैटर्न्स को बारीकी से समझना पड़ता है। नेटो और चाइना ने इसे बखूबी समझा और रिवर्स टैरिफ के थ्रू ट्रंप को शांत किया। भारत को भी अपनी शक्तियों को समझना होगा और अपने नेगोशिएशंस में इनको बखूबी यूज करना होगा। इन सभी बातों का एक ही पहलू है कि अब ग्लोबल लेवल पर leverage politics is getting stronger and stronger. And strongman politics is not only shaping domestic influence, but also threatening the long-standing world peace. अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा और अब तक हम आपको एंगेज रख पाए, तो एक आखिरी विनती है कि लाइक या कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह इसे और बेहतर बनाया जा सके। मैं हूं विशाखा गुप्ता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कनेक्टिंग द थ्रेड्स।